हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन कुछ ऐसा है कि आज हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते आज के ज़माने में, और एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है एग्जाम के लिए। इसके लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर हम कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन को। और ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन देखा जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट का एक यूनिफाइड मार्केट के अंदर इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट इन वन यूनिफाइड मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दुनिया के मार्केट को इंटीग्रेट करके एक ग्लोबल मार्केट बनाता है ये ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला मैंने कि पूरे दुनिया के मार्केट को इंटीग्रेट करेगा और एक ग्लोबल मार्केट बनाएगा, यानी कि एक यूनिफाइड मार्केट बनाएगा। और जो भी कंपनी जो इसके अंदर आती है या जो इसको फॉलो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की रीडिंग लेते हैं हम। इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग वंस इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ठीक है, एक का इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट। हम क्या कंसिडर करेंगे, एंटायर वर्ल्ड को एज अ सिंगल मार्केट, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है एक यूनिफाइड मार्केट में, यानी कि सिंगल मार्केट। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लोबल कंपनी। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लोबल कंपनी के। एक तो पहला कॉमन ओनरशिप, दूसरा आता है कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा कॉमन स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं हम कॉमन ओनरशिप क्या होता है। कॉमन ओनरशिप में क्या होगा कि जैसे कि रिलायंस कंपनी है, तो जो मुकेश अंबानी है वो यहाँ पर इंडिया में है। ठीक है, मुकेश अंबानी, और उनके यूनिट्स अलग अलग कंट्री में है रिलायंस के, जैसे कि चाइना में, जापान में, यूएसए में। तो इसका ओनर कौन है, एक सिंगल ओनर है, इन सब का एक ही ओनर है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी फ़ायदा है कि जो कंपनी ग्लोबल कंपनी है उन सबका ओनर एक है, भले ही उनकी यूनिट अलग अलग कोई भी मतलब वर्ल्ड में कहाँ पर भी लोकेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें देखने मिलता है, कॉमन ओनरशिप। ग्लोबल कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है विद मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स लिंक थ्रू कॉमन ओनरशिप। सभी यूनिट का मालिक एक ही होगा, सबका ओनर एक ही होगा। ठीक है, दूसरा है कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब इंफॉर्मेशन या गुडविल से भी आप समझ सकते हो, या रॉ मटेरियल जो भी होता है। ऑल यूनिट ऑफ ग्लोबल कंपनी ड्रॉ अपॉन कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तीनों कंपनी, तीनों यूनिट, ये जो तीनों यूनिट है, यूनिट नंबर 1 2 3, इन तीनों यूनिट के मालिक कौन है, मैं ये जो सिंगल पर्सन इसका मालिक है। तो ये चाहे ये मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो इन तीनों यूनिट को एक ही यहाँ से एक ही पर्सन से मिलेंगे। और ये अगर पर्सन चाहे, जो भी ओनर है इसका, ये चाहे तो इनके आपस के बीच में ये जो रिसोर्स है ये मूव भी कर सकता है, यूनिट 1 से यूनिट 2 को भी दे सकता है, यूनिट 2 से यूनिट 3 को भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है यहाँ पर, क्योंकि ओनर भी तीनों यूनिट का ओनर भी एक है और रिसोर्स का भी ओनर एक है। अभी तीसरा पॉइंट आता है कॉमन स्ट्रेटेजी। ऑल यूनिट्स ऑफ ग्लोबल कंपनी रिस्पॉन्ड टू कॉमन स्ट्रेटेजी। जो मिस्टर ए बोलेगा या जो जो मुकेश अंबानी बोलेंगे वही स्ट्रेटेजी तीनों यूनिट फॉलो करेगी। ये होते हैं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लोबल कंपनी के। अभी हम टॉपिक कवर करते हैं रीजंस बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन, या वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। मतलब कंपनी क्यों फॉलो करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, क्यों कंपनी स्विच करते हैं ग्लोबल बनने के लिए, क्यों स्विच होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया, इस कारण से कंपनी चाहती है कि उनकी कंपनी अभी ग्लोबल मार्केट में एंटर करे और अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करे और प्रोडक्ट लाइन को एक्सपांड करे टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी कारण है कि कंपनीज गो ग्लोबल। ठीक है, फिर दूसरा आता है डोमेस्टिक मार्केट आर नो लॉन्गर एडिक्वेट। मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक मार्केट मतलब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड इन डोमेस्टिक कंट्री बहुत कम है। तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाओगे, जिससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी फुल्ली यूज़ हो रहा है, और आपके प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी पूरी कैपेसिटी के साथ वो सारे सेल हो जाएगी आपके इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट अगर इनएडिक्वेट है तो कंपनी स्विच करते ग्लोबल जाने के लिए। फिर तीसरा इंक्रीज इंटरनेशनल डिमांड। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि इंडिया में कोई कंपनी है जिसका प्रोडक्ट का डिमांड इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, ग्लोबल जाएगी या ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करेगी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भी वो प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा, इंटरनेशनल मतलब जिस कस्टमर्स को। ठीक है, फिर तीसरा है चीप लेबर एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव, सब्सिडी और रिलीफ। चीप लेबर यानी कि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज, जैसे कि अगर हम बात करें इनकी, तो जो सॉफ्टवेयर जितने भी बनते हैं, जैसे कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर एडोबी के और जो भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग के, कितने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, 3ds मैक्स, और वो सारे सॉफ्टवेयर्स हम देखते हैं कि मैं मतलब उसका जो भी ओनर है वो फॉरेनर होता है, यानी कोई अब्रॉड वाला होता है, जैसे कि यूएसए वाला है और वो सब है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ी प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग
जो भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग होती है सॉफ्टवेयर की वो आउटसोर्स कर देते हैं मतलब कोई दूसरी कंट्री को, ताकि उन अगर क्यों करते हैं आउटसोर्स, उनके कंट्री वाले भी तो प्रोग्रामर्स कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वही काम कोई कम दाम में करके दे देगा। जैसे कि वो लोग बहुत सारे इंडियन सॉफ्टवेयर में इंजीनियर जो होते हैं उनको काम देते हैं ताकि वो उनका काम कम दाम में करके दे दे, तो चीप लेबर मिलेगी दूसरे दूसरे कंट्री में, इसलिए भी लोग आउटसोर्स करते हैं। और जो भी प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में वो उनको गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो तो आपको हम इंसेंटिव या सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या रिलीफ देंगे। तो गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है उनको ग्लोबल जाने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े और अपने पास फॉरेन करेंसी आए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस एंड रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसमें क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन जाएगी कंपनी तो उनको क्या होगा कि कॉस्ट का बेनिफिट होगा, जहाँ पर सस्ता मिलेगा वहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे और एक्स्ट्रा मतलब एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो कॉस्ट का भी बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने मिलता है ग्लोबलाइजेशन में। और एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो फोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन टू गो ग्लोबल। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जो अपने एनवायरनमेंट में यानी डोमेस्टिक कंट्री में उसका मतलब रेस्ट्रिक्शन है, उसको यूज़ नहीं कर सके, वो प्रोहिबिटेड है, तो आप क्या करोगे उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाओगे, जहाँ पर उसकी डिमांड हो उस मार्केट में लेके जाओगे। तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल है। इसलिए क्या कंपनीज क्या करती है, ग्लोबल जाते हैं या ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया रीजंस बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? ग्लोबलाइजेशन के 3 बेनिफिट्स है। ग्लोबल लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। मतलब क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हो गया, अलग अलग ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि कोई कहीं पर अभी कोई कंट्री में आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन प्लांट वहाँ पर लगा दो। कहीं पर ह्यूमन रिसोर्स सस्ता है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो यूनिट है वहाँ पर लगा दो। सॉरी। तो इसलिए ये बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन का। पहला वाला मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ग्लोबल लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। मतलब कंपनीज कैन लोकेट देयर ऑपरेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। मतलब कितना कॉस्टली है कि एक्सपेंसिव है, वो उसके हिसाब से जो भी इकोनॉमिक मतलब कम से कम दाम में अगर अच्छा जगह है वहाँ पर अपना प्रोडक्शन प्लांट लग सकता है, वहाँ पर रॉ मटेरियल का प्राइस भी बहुत सस्ता है, तो हम वहाँ पर जाके उतना रॉ प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे। ठीक है, अवेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट। हाँ, कहीं पर लेबर सस्ती है तो आप हम वही करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन भी सस्ता है और लेबर भी सस्ता है, तो हम वहीं पर प्लांट लगाएंगे, प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे, जिससे क्या होगा अपना ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा फ़ायदा देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हो गया, अच्छे रोड्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, टेलीकॉम नेटवर्क होगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ बेटर रोड्स, पार्ट्स, एयरपोर्ट, टेलीकॉम नेटवर्क एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं इम्प्रोवाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी अगर कोई इंडिया में आती है अपना प्लांट लगाती है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी अगर कोई मशीन या कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है तो वो मशीन के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जो एंसिलरी जो भी आइटम्स चाहिए तो वो क्या करेंगे, तो उसके वो आइटम्स भी तो इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा, तो वो प्रोडक्शन के लिए दूसरे दूसरे नए नए प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन आएंगे जो अपने प्लांट डालेंगे, अपने बिजनेसेस लगाएंगे, जिसके कारण उनको वो प्रोडक्ट मिल पाएंगे, रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल हो सकता है। तो इससे नए नए एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल्स को भी फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन हैज़ गिवन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल्स बाय द वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइज बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग चीप कैपिटल। उनको चीप कैपिटल का भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल चीप कैपिटल भी हो जाती है। फिर देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेजर स्ट्रेटजीज फॉर गोइंग ग्लोबल। कौन सी स्ट्रेटजी है ग्लोबल जाने के लिए? इसमें टोटल 3 है, मल्टी डोमेस्टिक, ग्लोबल और ट्रांसनेशनल। मल्टी डोमेस्टिक क्या क्या स्ट्रेटजी है? इन दिस स्ट्रेटजी कस्टमाइज प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइंड एज पर लोकल डिमांड। इसमें क्या होता है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है लोकल डिमांड को देख कर, अलग अलग मार्केट के लिए, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टी डोमेस्टिक। और वैसे ही ग्लोबल जो भी ग्लोबल कंपनी होगी वो क्या करेगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएगी जो कि सोल्ड होगा वर्ल्ड वाइड विद लिटरल और नो मॉडिफिकेशन। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहेगा, उसमें या तो कुछ हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन हो गया या कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वही प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है। और यहाँ पर क्या होगा, कस्टमाइज प्रोडक्ट, मतलब एक कंट्री के लिए कोई अलग प्रोडक्ट, तो वही प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब वो वेरी करेगा प्रोडक्ट एक दूसरे से, तो मतलब अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। और ग्लोबल कंपनी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है हर एक कंट्री के लिए।
ठीक है। और ट्रांसनेशनल कंपनी तो मिक्सचर है ग्लोबल का और मल्टी डोमेस्टिक। ठीक है, अब इसको हम वापस ले गए इस टॉपिक को। अभी हम पहले ये दोनों टॉपिक कवर करते हैं। मल्टी डोमेस्टिक का मतलब बता दिया, ग्लोबल का मतलब बता दिया। मल्टी डोमेस्टिक में क्या होगा, इन दिस देयर इज डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं है, मतलब एक पर्सन पूरा डिसीजन नहीं लेता है हर एक यूनिट के लिए। इस क्यों नहीं लेता है यूनिट, मतलब क्यों इसलिए नहीं लेते क्योंकि हर एक यूनिट को हमें पावर देना पड़ेगा। जैसे कि एक यूनिट अगर यूएसए में और मल्टी डोमेस्टिक में ऐसा होता है कि वहाँ के कस्टमर या कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस को देख कर ही वहाँ के लिए प्रोडक्ट बनता है। तो हम कैसे एक पर्सन को सेंट्रलाइज पावर, मतलब एक पर्सन को पूरा पावर दे सकते हैं, वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकता है हर एक कंट्री के लिए अलग अलग। इसलिए हमें पावर देना पड़ेगा हर एक यूनिट को, जिससे वो यूनिट खुद ही मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और खुद ही एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है, अपने अपने कंट्री के लिए अपने अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा। ग्लोबल कंपनी में देयर इज अ सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही पर्सन, एक ही ओनर होगा और उसको एक ही प्रोडक्ट बेचना है पूरे वर्ल्ड वाइड। हर एक कंट्री में सेम प्रोडक्ट रहेगा या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहेगा, इसलिए यहाँ पर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग भी वर्क करता है। मल्टी डोमेस्टिक में देखते हैं रिस्क इन्वॉल्व इज हाई कंपेरेटिवली, और यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व इज लो कंपेरेटिवली। क्यों, क्योंकि वो लोकल मार्केट है। ठीक है, लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट है आपके, उसके जैसे जैसे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बहुत मिलेंगे, तो यहाँ पर रिस्क जो है वो हाई रहेगा मल्टी डोमेस्टिक में। और यहाँ पे जो भी रिस्क रहेगा वो लेस रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर एक जगह एक कोई भी कंट्री में अगर कोई मतलब वो प्रोडक्ट अचीव नहीं करते जो कंपनी एक्सपेक्ट करे कि ज़्यादा सेल, तो दूसरे कंट्री में अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में रिस्क कम रहेगा। चांसेस ऑफ गेनिंग मार्केट शेयर इज़ हाई, तो यहाँ पर जितना रिस्क है उतना ज़्यादा मार्केट शेयर भी गेन करने का ज़्यादा मतलब पोटेंशियल या चांसेस रहते हैं। कंपेरेटिवली चांसेस ऑफ गेनिंग मार्केट शेयर इज़ लो, ग्लोबल कंपनी को मतलब अगर मार्केट शेयर अचीव करना तो बहुत मुश्किल है, तो चांसेस यहाँ पर कम रहते हैं ग्लोबल कंपनी में मार्केट शेयर अचीव करने के लिए। ट्रांसनेशनल कंपनी के बारे में मैंने क्या बताया था, ये मिक्सचर है ग्लोबल स्ट्रेटेजी और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी, दोनों का ही मिक्सचर है। ग्लोबल कंपनी में क्या बताता है, ग्लोबल कंपनी हमें क्या बताता है, एफिशिएंसी के बारे में बताता है। और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी जो हमें वो बताता है अपना लोकल जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको हमें एड्रेस करता है। ठीक है, ये होगी मेजर स्ट्रेटेजीज फॉर गोइंग ग्लोबल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पूछ सकते हैं स्ट्रेटेजीज बताओ ग्लोबल के लिए, तो हमें तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो भी पॉइंट बचे हुए, एलिमेंट्स बचे हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वो कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।